हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज प्रशासन द्वारा आपकी एजुकेशन को उच्च प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासें वो अपलोड की गई हैं। यह ऑनलाइन क्लास हमारे कॉलेज प्रशासन द्वारा आपके लिए एक डिजिटल या फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत एक शुरुआत है, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सामाजिक समझौता। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस सामाजिक समझौते के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सामाजिक समझौता के प्रवर्तक हैं होब्स, जॉन लॉक और रूसो। इन तीनों विचारकों द्वारा मानव के स्वभाव और प्राकृतिक दशाओं के अनुसार एक समझौता किया गया, जिसे सामाजिक समझौता कहा गया। होब्स, जॉन लॉक और रूसो तीनों मानव स्वभाव की अलग अलग व्याख्या करते हैं और उसी के अनुरूप वो सामाजिक समझौते की व्याख्या करते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम होब्स द्वारा सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, होब्स का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र था कि स्वयं को पढ़ो, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे हम बाह्य परिस्थिति को नहीं जान सकते। और उसी आधार पर होब्स द्वारा जिस समझौते की नींव रखी गई, उस समझौते को सामाजिक समझौता कहा जाता है। आज हम उन्हीं सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ेंगे कि होब्स के अनुसार हमारे राज्य की, हमारे संप्रभुता की है वो स्थापना किस रूप में हुई थी। उससे पहले हम सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ते हैं। होब्स एक राजनीतिक दर्शन, मानव स्वभाव की वैज्ञानिक भौतिकवाद की व्याख्या करता है। होब्स कहता है, या होब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो, और उन्होंने इस बात को या इस विचारधारा को अपनी पुस्तक लेवायथन में लिखा है। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव के चित्रण करते समय उन्होंने मनुष्य को एक स्वार्थी, झगड़ेलू, भयग्रस्त प्राणी के रूप में है वो वर्णन किया है। अब मनुष्य है वो अपने समाज के साथ किस प्रकार समझौता करता है होब्स के अनुसार। सबसे पहले होब्स के सामाजिक समझौते की विशेषता। सामाजिक समझौते की पहली विशेषता है सामाजिक समझौता है वो सामाजिक है। होब्स ने जो समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसमें प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति जिन्होंने आपस में मिलकर समझौता किया है, इस समझौते में प्रत्येक का सबके साथ और सबका प्रत्येक के साथ है वो समझौता हुआ है। दूसरी विशेषता है संप्रभुता समझौते का पक्ष नहीं बल्कि परिणाम है। होब्स के अनुसार समझौते में संप्रभुता की जो रचना हुई है वह समझौते का पार्ट नहीं है, बल्कि उस समझौते के दौरान सर्वोच्च शक्ति के रूप में है वो संप्रभुता का जन्म हुआ है। तीसरी है समझौता सुरक्षात्मक भावनाओं पर आधारित। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति में ने शांति व सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में एक समझौता किया। यह समझौता संप्रभुता में उन उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ था जो उसके विरोध कर रहे थे। तीसरा या चौथा है सामाजिक समझौता है विवेक पर आधारित है। होब्स का मानना है कि विवेक ही मनुष्य की समझदारी से पैदा होता है। शांति और जीवन की सुरक्षा तभी संभव है जब वह सामान्य सत्ता के अधीन रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह न तो शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है और न ही उसकी सुरक्षा संभव है। अब हम सामाजिक समझौते के चरणों का अध्ययन करेंगे। होब्स ने
सामाजिक समझौते को 7 चरणों में बांटा है। इन चरणों की व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले है मानव स्वभाव। होब्स के अनुसार मनुष्य बुरी लतों से घिरा हुआ है। वह क्रूर है, स्वार्थी है और अपने स्वार्थ भाव से ही वह सभी कार्य करता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है यश को बढ़ाना। उसमें शक्ति की वृद्धि की इतनी विपाशा या लिप्सा है कि वह हर समय क्रियाशील रहता है। उसमें तीव्रता है, वह इस वजह से न चैन से रहता है, हर समय बेचैनी लगी रहती है और उसी के साथ एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही होब्स कहता है कि सभी प्राणी लगभग समान हैं। शारीरिक या मानसिक दृष्टि से प्रकृति ने सब प्राणियों में कुछ है वो बराबरता दी है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें अंतर जरूर है, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि उनके द्वारा जो विचारधारा प्रस्तुत की जाए उसमें किसी भी प्रकार का अंतर हो। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति है वो उसकी योग्यता के आधार पर निर्भर करती है। इसीलिए सभी व्यक्तियों में है वो किसी न किसी रूप से समानता विद्यमान रहती है। होब्स मनुष्य को इतना अधिक आत्म केंद्रित व भयग्रस्त प्राणी मानता है कि वह कहता है कि मनुष्य ने निस्वार्थ भाव का गुण है ही नहीं, दया की भावना उसमें नहीं है। होब्स मनुष्य को स्वार्थी रूप में विश्लेषण करते हुए कहता है कि जब किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ऐसी पोजीशन हमारे अंदर ना उत्पन्न हो जाए, और इसी भय से हमें क्लेश, लड़ाई झगड़े का अनुभव होता है। और यही दया का मूल मंत्र है। यानी बाई चांस अगर मनुष्य किसी के ऊपर दया भी कर देता है तो उस दया के पीछे एकमात्र कारण है कि वह भय से ग्रसित है, क्योंकि उसे लगता है कि कल अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी किसी ना किसी की दया की, रहम की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था संघर्ष व युद्ध की विषमता से उत्पन्न हुई है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को वह असुरक्षित महसूस करता है। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था है उसमें अराजकता फैली हुई है। होब्स प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं बताता है। पहली है इच्छा की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा से युक्त मानव। होब्स कहता है कि लोग सतत युद्ध की अवस्था होने के कारण बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के और दुखी थे। इसी अवस्था से मुक्ति पाने के लिए उन्हें किसी ना किसी समझौते की आवश्यकता थी, और सामाजिक समझौता करने के पीछे कारण भी यही था कि वो इस प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना चाहते थे। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु है। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति में प्राकृतिक विधियों के नियंत्रण अप्रभावी हो गए थे। इन विधियों के अप्रभावी होने से मनुष्य अकेला ही नहीं बल्कि अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना चाहता। इसलिए वह महसूस कर रहा था कि मुझे किसी ना किसी शक्ति की सुरक्षा होगी जो यह गारंटी दे, जो यह जिम्मा उठाए कि वह मुझे सुरक्षित रखेगी, दूसरों से मेरे को बचाएगी। और इसी भावना से मनुष्य वो प्राकृतिक समझौता करता है। तीसरी है एकांकी जीवन, निर्धन, तुच्छ, जंगली व अलग। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने आप को स्वार्थी और लिप्त प्रवृत्तियों से घिरा हुआ समझता है और इसीलिए वो किसी समझौते को नहीं मानता था। जब उसे लगा कि कोई दमनकारी शक्ति है वो हमें किसी ना किसी रूप से इस परिस्थिति से बचा सकती है, यानी मेरा जो स्वार्थी तुच्छपूर्ण जीवन है, जंगली जीवन है, इस जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में अगर कोई बदल सकता है तो वह किसी एक ऐसे शासक द्वारा जो इस बाह्य परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता हो, और इसी इच्छा से वह सामाजिक समझौता करता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समझौते के कारण। होब्स के अनुसार मनुष्य ने सामाजिक समझौता क्यों किया, उसके क्या प्रमुख
कारण है। सबसे पहला है, मनुष्य अराजक प्रकृति से छुटकारा पाना चाहता था। होब्स कहता है कि मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू और स्वार्थी प्रवृत्ति का है। वह इस प्राकृतिक अवस्था में अपने आप को असुरक्षित और अव्यवस्थित समझता है और ऐसी ही परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए वह सामाजिक समझौता करता है। दूसरा, असुरक्षा का वातावरण। मनुष्य अपनी क्रियाकलापों के कारण अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करता है। वह प्रकृति के विरुद्ध है, अपने आप को एक होड़ की प्रवृत्ति में लेकर आता है और इसी होड़ में वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसके बाद यह महसूस करता है कि अगर मुझे इस असुरक्षित माहौल से अपने आप को बचाना है, उसके लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प की आवश्यकता होगी जो मुझे इस असुरक्षित माहौल से है वो निकाल सके। तीसरा है प्राकृतिक कानून का उल्लंघन। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति ने प्राकृतिक कानूनों का वो उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रणकारी शक्ति नहीं थी, केवल विवेक का बंधन ही शेष रह गया था। ऐसी अवस्था में व्यक्ति है वो स्वार्थपूर्ण विवेक हावी होने लग गया था और उसके लिए वह चाहता था कि क्यों न मैं किसी ऐसे कानून का, एक ऐसी शक्तिशाली प्रवृत्ति या शासक का निर्माण करूं जो प्रकृति का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को वो दंड दे। चौथा पॉइंट है, एक केंद्रीय व दर्दमय शक्ति की स्थापना। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक समझौता करने की तय करता है। उसके लिए वह कुछ शर्त भी रखता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए समझौता करता है और साथ ही कहता है कि मैं ऐसे किसी शासक से या ऐसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से समझौता करूंगा जो मेरी गारंटी की है वो क्या करता हो, सुरक्षा की गारंटी लेता हो। और यही गारंटी तभी संभव है जब कोई केंद्रीय शक्ति है वो एक दर्दमय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। पांचवा है, समझौते में समानता का भाव। व्यक्ति शांति हेतु एक ऐसा समझौता करना चाहता है जिसमें सभी व्यक्ति हैं वो समान रूप से शामिल हो। समझौते में न कोई अधिक शक्तिशाली हो और न ही कम। समझौते में समान स्वरूप से ही समझौते को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब शक्ति का स्वरूप है वो समान रखा जाए। छठा पॉइंट है, शांति व सुरक्षा की चाह। होब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के बाद सभी शत्रुता है वो खत्म हो जाएगी। आपस में एक ऐसा व्यवहार उत्पन्न होगा जिससे व्यक्ति में एक दूसरे की अवहेलना नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मरक्षा, एक दूसरे का सम्मान है वो बढ़ेगा। मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेगा। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और इसी प्रेरणाओं से युक्त होकर मनुष्य ने वो सामाजिक समझौता किया था। आगे पॉइंट है कि जब मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया तो उसका स्वरूप कैसा था। तो उसका स्वरूप था समाज में युद्ध, संघर्ष व अराजकता को दूर करके एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। होब्स कहता है कि मनुष्य ने सामाजिक समझौते करते हुए जिस स्वरूप को अपनाया उसमें उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों के इस समूह को इस शर्त से यह अधिकार देता हूँ कि वह अपने ऊपर शासन करने के स्वयं के अधिकार इसे सौंपता है। बिना शर्त तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दोगे। इसी प्रकार सारे कार्यों को अधिनिकृत कर दिया गया और इस समझौते द्वारा एक शासक के अधीन समस्त भीड़ को एक संगठित रूप में बना दिया, एक संगठित रूप देकर बना दिया और इसी रूप में एक राज्य का निर्माण हुआ। अब होब्स कहता है कि भाई राज्य का निर्माण हुआ तो कैसा राज्य था। तो राज्य का स्वरूप था निरंकुश राजतंत्र। होब्स कहता है कि मनुष्य ने जिस समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राजनीतिक समाज की स्थापना की, उस समाज में जिसने उसे एक राज्य को जन्म दिया, वह राज्य था एक निरंकुशकारी
राज्य। छठा चरण है संप्रभुता संबंधित विचार। होब्स का संप्रभुता संबंधित सिद्धांत है वो राज्य की निरंकुश व निरंतर रहने वाली शक्ति के रूप में वो विकसित करता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, निष्पक्ष और राज्य की आंतरिक व बाह्य जीवन पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति है, जो एक अहस्तक्षेप, अविभाजित व स्थायी राज्य के रूप में विकसित करती है। यह कानूनों का एक स्रोत है जिसमें अंतिम सत्ता है वो प्रतिनिधि के हाथ में होती है। होब्स कहता है कि संप्रभुता समझौते का पार्ट नहीं बल्कि समझौते के परिणाम स्वरूप है वो विकसित हुई है। साथ ही होब्स कहता है कि जो ये संप्रभुता है वह कानून का स्रोत है, जो व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह में निर्णय लेने का अधिकार, शांति व सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए बनाई गई है। साथ ही होब्स कहता है कि संप्रभुता की शक्ति जनता ने उन्हें अंतिम रूप से अपने शासक को सौंपी है, जिससे कि वह सभी को बराबर तौर पर है वो अधिकार प्रदान कर सके। संप्रभुता कभी अन्याय नहीं करती, क्योंकि होब्स का मानना है कि प्रजा के लिए हानिकारक होती तो संप्रभुता कभी भी विकसित नहीं होती, बल्कि वह अनैतिक व अनुचित होती। इसीलिए संप्रभुता है वो एक उचित व्यवस्था है जो मनुष्य को अनेक असुरक्षित माहौलों से निकालकर एक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही होब्स कहता है कि जो संप्रभुता है वो न्याय का स्रोत है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता वो न्यायाधीशों के अधीन रहती है, जिससे स्वतंत्रताओं के तौर पर मनुष्य को है वो शक्तियां प्रदान की जाती है। साथ ही होब्स कहता है कि प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत ही संप्रभुता होती है, क्योंकि प्रशासक के पास में जो समझ शक्तियां हैं उसका एकमात्र केंद्र है वो संप्रभुता होती है। आगे होब्स कहता है कि अधिकार केवल संप्रभुता से ही संभव है, क्योंकि परिवार, समुदाय, चर्च तथा बिरादरी में जिन संस्थाओं में ये स्वरूप स्वीकार प्रदान किया गया है उन्हें स्वीकार करने के लिए या उन्हें स्वीकारने के लिए संप्रभुता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही संप्रभुता है वो व्यक्ति को उनके अधिकार है वो प्रदान करती है। होब्स के सामाजिक समझौते का अंतिम चरण है समझौते का परिणाम। होब्स कहता है कि मनुष्य ने जिस भय, जिस डर से जो समझौता किया था उस समझौते का परिणाम निकलता है कि राज्य और विचारों में एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। व्यक्ति को राज्य के आदर्शों का पालन करना होगा तथा शासक है वो सर्वशक्तिशाली होगा। साथ ही होब्स कहता है कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप जनता अपने शासक के विरुद्ध न तो क्रांति कर सकती है और न ही उसके आदेशों की अवहेलना कर सकती है, बल्कि राजा द्वारा दिए गए आदेशों को जनता द्वारा बिना किसी सवाल के, बिना किसी क्रांति के स्वीकार करना होगा। स्टूडेंट, होब्स का सामाजिक समझौता यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम होब्स, रूसो और जॉन लॉक द्वारा सामाजिक समझौते को किस रूप में विकसित किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट। थैंक यू।